नमस्कार मित्रों, आज प्रस्तुत है आप सभी के लिए पंजाबी भाषा की एक कथा चुरू मुरू, जिसके लेखक हैं भूपेंद्र सिंह जी। हिंदी में इसका अनुवाद श्री सुभाष नीरव जी ने किया है। कहानी शुरू करते हैं मित्रों। बनिहाल से श्रीनगर की ओर काले नाग सी बल खाती जाती हुई सड़क के दाईं ओर एक गांव है, छोटा सा और घृणित सा। यह वही गांव है जहां जाने के लिए मेरे मित्र अब्दुल गफूर ने मेरी बेहद मिन्नत खुशामद की थी। पूछते पूछते मैं एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में घुसा। अंदर आंगन में एक बच्चा अपने दो मेमनों के संग खेल रहा था। बच्चे का रंग कश्मीरी सेबों से भी अधिक लाल था और चेहरा मेमनों से अधिक भोला और मासूम। उसके बदन पर मैले कुचैले चिथड़े और पाँव में सूखी मूंछ के मोजे चीख चीख कर यह कह रहे थे कि आओ देखो जिसे कश्मीर में गंदी सुंदरता और मासूमियत की नंगी तस्वीर देखनी हो। मैं अंदर गया। मुझे देखकर बच्चा और उसके दोनों मेमने सहम गए। जैसे चील को देखकर मुर्गी अपने चूज़ों को तुरंत अपने परों के नीचे छिपा लेती है, वैसे ही इस मासूम बच्चे ने दोनों मेमनों को अपनी बगलों के नीचे छिपा लिया था। मेमने भी उसकी बगलों के नीचे सहम कर ऐसे दुबक गए थे जैसे एक अजनबी व्यक्ति से बचने के लिए बच्चे की ये बगलें ही एकमात्र सही ठिकाना हो। मैं उस बच्चे के समीप गया, वह और सहम गया। मैं भी चुप था और वह भी चुप था। इस बर्फ सी चुप को तोड़ते हुए मैंने पूछा, मोहम्मद गफूर का घर यही है बेटा? मेमने को बगलों में दबाए हुए उसने यूं ही हाँ में धीमे से सिर हिलाया और मेरी ओर गौर से देखता रहा। अब उसकी आंखों में अपनत्व की आंच चमक रही थी। वह चेतन हो उठा। मैंने फिर पूछा, ये मेमने तेरे ही हैं बेटा? उसने सफ़ेद मुलायम ऊन जैसे अपने दोनों मेमनों को आगे सरकाया और बोला, हाँ, इसका नाम चुरू, इसका नाम मुरू। मेमनों को देखकर भूख मिटती थी। इतने सुंदर कि यह राह जाते राहगीरों का दिल करे कि घड़ी भर रुक कर इसका रूप निहार ले। मैंने अपने चेहरे पर चमक लाते हुए कहा, बहुत अच्छे नाम हैं। जितने अच्छे तेरे मेमने हैं उतने ही अच्छे इनके नाम हैं। अच्छा, इसका नाम चुरू और इसका नाम मुरू? नहीं, इसका नाम चुरू, इसका नाम मुरू, उसने बारी बारी उंगली रखकर समझाया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं नाम उल्टे बोल गया था। क्या पता चलता था, एक जैसे तो वे दोनों। और तेरा नाम क्या है? लूटा, उसने कहा। बहुत सुंदर, अच्छा नाम है तेरा भी। तेरे अब्बा से कई बार सुना है। मैं पंजाब से आया हूँ, तेरे अब्बा के पास से। वह लकड़ियाँ चीरता है वहाँ, मेरा गहरा दोस्त है। मालूम नहीं बच्चे ने मेरी पंजाबी पूरी तरह समझी कि नहीं। बिना कुछ बताए वह बाहर दौड़ गया। पीछे पीछे उसके चुरू मुरू आगे पीछे दौड़ पड़े। बहुत सुंदर लगते थे दोनों, रुई के गोलों की तरह उड़ते जाते। 5-1 मिनट के बाद बच्चा माँ को खींच लाया। माँ भी बेहद सुंदर थी, अंधेरे में बैठी उजाला करने वाली। गुलाबी चेहरा, मोटी भूरी आंखें, सुडौल और ठोस शरीर। स्त्री थी कि लाजवंती का बूटा। कमान की तरह दोहरी हुई बगल को झुकाकर वह एक कोठरी में जा घुसी। बच्चा भी खुशी से कूदता हुआ अंदर चला गया। कुछ क्षण बाद वह बाहर निकला और मेरी उंगली पकड़कर मुझे दूसरी कोठरी की ओर खींचने लगा।
कोठरी वास्तव में छोटी सी थी। हवा का निकास कहीं से नहीं था। फर्श कुछ साफ सुथरा था, लेकिन दीवारें धुआई हुई थीं। बस यही दोनों कोठरियाँ उनका घर थीं। साथ वाली कोठरी में से बच्चा निकला और मिट्टी के एक बर्तन में किसी मीठे झरने का पानी ले आया। बेहद भोले मुख से उसने मुझे बताया, सरदार, अम्मा कहती अब्बा काई हाल। मैंने उसके मासूम गालों पर हाथ फेरा और बिल्लौरी आंखों को चूमते हुए कहा, बहुत अच्छा। ये कपड़े के बूटे तेरे लिए भेजे हैं और ये काला लंबा परांदा तेरी अम्मी के लिए। मैंने दोनों वस्तुएं बैग में से निकाल कर उसके हवाले कर दी। वह तुरंत अपनी अम्मी के पास दौड़ गया। खुशी से उसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। कुछ पल बाद वह फिर आया। उसके अंग अंग में बिजली की सी फुर्ती थी। शरीर उसका उमंग में नाच रहा था। वह फिर मेरे पास आ गया। मैंने उसका मुंह चूम लिया। दो होठों की प्यार भरी तरल छुअन से जैसे मैंने उसके अंदर का सारा परायापन चूस लिया था। वह मेरा ही हो गया। अपनी माँ का दूसरा सवाल उसने फिर मुझसे किया, सरदार, अम्मा कहती अब्बा बड़ी देर हाई गई नहीं आया। काई बात हाई, कब आएगा? आ जाएगा 3 महीने तक। बहुत खर्चा होता है, 30 रुपए लग जाते हैं आने में। यह संदेश देने के लिए वह स्वयं ही माँ की ओर भागा, लेकिन माँ तो पहले ही सुन रही थी। मैंने देखा, कश्मीरी झुमकों वाला अनार के फूल जैसा उसका लाल कान पहले ही दोनों कोठरियों को जोड़ती बीच की खिड़की से सटा हुआ था। इतने में महमूद गफूर का छोटा भाई आ गया। बेहद तपाक से उसने मेरा स्वागत किया। वह श्रीनगर में किसी शिकारे का काम करता था, सुबह से शाम तक, मगर हालत उसकी पंजाब में लकड़ी चीरते मजदूर पेशा कश्मीरी मुसलमान जैसी ही थी, गरीब सी। बातचीत के जरिए उसने अपने भाई की खैर खबर पूछी। रोटी तैयार थी, बड़े प्यार और सत्कार से खिलाई। रूखी मिस्सी भी बेहद स्वादिष्ट लगी। दोनों चाचा भतीजा देर रात तक बातें करते रहे और पंजाब के बारे में बहुत कुछ पूछते रहे। कई बार बड़े ही भोले प्रश्न करते। बोली थोड़ी बहुत ही मेरे पल्ले पड़ती थी, लेकिन वे पंजाबी काफ़ी समझते थे। मैं सोच रहा था कि कितना प्यार है इन लोगों में, कितनी मासूमियत है इनकी आँखों में, कितने अच्छे हैं इनके दिल। गरीबी में दबे हुए अपने बच्चों की आशाओं और अपनी पत्नी की इच्छाओं को कुचल कर ये देश परदेश में घूम रहे हैं, मगर खाने को वही रूखा मिस्सा और पहनने को वही फटा पुराना। कई किस्म के संदेश दिए इन तीनों ने अब्दुल गफूर के लिए। सबसे प्यारा संदेश लूटा का था अपने बाप के लिए। सरदार, अब्बा को कायना लूटे का चुरू मुरू बहुत अच्छा। नंगी चारपाई पर बहुत मीठी और गहरी नींद आई। सुबह हाथ मुँह धोने के पश्चात उन्होंने मीट की एक बहुत बड़ी कुंडी मेरे सम्मुख लाकर रख दी, जैसे मैं कोई दानव हूँ। मैंने 2 बुरकियाँ ही तोड़ी थीं कि लूटा आ गया। उसकी आँखें किसी गर्म पानी के चश्मे की भांति उमड़ रही थीं। नन्हे नन्हे आंसू लड़ी बनकर उसके गालों पर बह रहे थे। वह आते ही मेरी टांगों से लिपट गया और बड़ी सांसें भरता हुआ पूछने लगा, सरदार, अब्बा के पास जाएगा? हाँ बेटा, जाऊंगा। अब्बा से कायना
अम्मा ने मुरू को मारी डाला। मैंने बच्चे को 1 रुपए का नोट पकड़ाते हुए भरोसा दिलाया कि मैं उसके अब्बा को ज़रूर बताऊंगा। नोट पर उकरी 3 शेरों वाली तस्वीर लूटे को उसका मुरू कहाँ से देता। वह फिर अपनी चीखती आत्मा के साथ अपनी अम्मा की ओर भाग गया। इस बार शायद उसकी अम्मा ने बता दिया हो कि उसके मुरू को काट कर सरदार के लिए खाना बनाया गया है। वह फिर मेरे पास आया और मेरे सामने रखी मीट की कुंडी में देखने लगा। आंसुओं की रफ्तार भले ही अब पहले से तेज थी, लेकिन अब वह आंखें नहीं झपका रहा था। उसकी बिल्लौरी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थीं। मासूम गाल हिंसक रूप धारण कर चुके थे और गुस्से में उसका सारा शरीर कांप रहा था। मैंने मीट की एक बोटी बुर्की के साथ तोड़ते हुए कहा, रो मत बेटा, मैं तुझे शिकारे पर सैर कराने ले चलूँगा। नहीं जाएगा, उसने चीख कर कहा और साथ ही अपनी जेब से मेरा दिया नोट निकालकर मेरी ओर उछाल दिया। उसका चाचा इस गुस्ताखी से खींच कर उसको मारने के लिए दौड़ा। मेरी समझ में आ चुका था कि बच्चे की कौन सी रग दुखती है। समझ में आते ही मेरे सामने पड़ी मीट की कुंडी मेमने की नहीं, बल्कि कपिला गाय के मांस से भरी हुई प्रतीत हुई और बीच की लाल लाल तरी लूटे की भोली और सच्ची प्रीत का खून। मुझसे फिर मीट नहीं खाया गया। लूटे के चाचा द्वारा 1000 मिन्नतें करने के बाद भी नहीं। मैंने उसको समझाया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। कसूर असल में उनका अपना था, जिन्होंने लूटे की नींद का लाभ उठाकर उसके प्यारे मित्र का खून कर दिया था। मैं बच्चे को ढूंढने लगा। वह कोठरी में नहीं था, आंगन में भी नहीं था। मैं बाहर निकला। फिर एक ढलवा सी छोटी पहाड़ी पर वह और उसका चुरू बैठे दिखलाई दिए। दबे पांव मैं उन तक पहुंचा। वह किसी पहाड़ी देवता की सफ़ेद मिट्टी के आगे फरियाद कर रहा था। अम्मा ने मेरा मुरू मारी डाला और सरदार ने खाई डाला। समीप ही उसका अकेला रह गया साथी चुरू सिर झुकाए बैठा था। दोनों को बिछड़ गए साथी का दुख था। दोनों के दिल घायल थे। जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैंने कहा, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा लूटे, तू और मुरू ले लेना। मेरी आवाज़ सुनकर वह चौंक उठा। उसने मेरी ओर देखा और अपने चुरू को बाहों में दबाकर उसने पीठ घुमा ली। उसने कहा, ना ही लेगा। मैं अब्बा को कहूँगा अम्मा ने मुरू को मारी डाला और सरदार ने खाई डाला। यह कहते हुए वह ढलवा पहाड़ी के नीचे की ओर दौड़ने लगा। ढलान बिल्कुल सीधी थी। मैं डर रहा था कि कहीं उसका पैर फिसल न जाए। वह अपने चुरू को छाती से चिपकाए ऐसे दौड़ रहा था जैसे मैं कोई भेड़िया हूँ और उसके साथी को खाने ही आया हूँ। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। ऐसे लगा जैसे मैं मनुष्य की जगह कोई दरिंदा बन गया हूँ और मेरे नाखूनों पर कुत्ते बिल्लियों सरीखे नाखून उगाए हों। अभी तक बच्चे के कहे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं अब्बा को कहूँगा अम्मा ने मुरू को मारी डाला और सरदार ने खाई डाला। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।